बेटा वी वर डूइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। हमने ये चैप्टर शुरू किया था एंड वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वी हैड डन जीनोटिपिक रेशियो एंड phenotypic रेशियो। जल्दी से बताओ phenotypic रेशियो क्या थी नवराज, जल्दी से। It is 3:1। नाव्या, जीनोटिपिक रेशियो क्या थी बेटा? हाँ जी नाव्या। अक्षय, जीनोटिपिक रेशियो क्या थी? 1:2:1। बेटा डेली पढ़ा करो, 1:2:1। मैम जीनोटिपिक रेशियो थी। हाँ जी बेटा। जो आपने वो करवाया था टू नो द जीनोटाइप ऑफ F2 प्लांट, ही परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वो बता दो। सेल्फिंग ऑफ 3 टॉल प्लांट्स। नहीं, अब हमने देखा था कि हमारे पास या मेंडल ने जब देखा कि F1 की जब सेल्फिंग की तो उसको रेशियो क्या मिली? 3 टॉल मिले एंड 1 ड्वार्फ मिला। अब ये टॉल क्या थे? प्योर थे, होमोजाइगस थे या हेट्रोजाइगस थे? इसके लिए उसने टू नो वेदर these tall plants are homozygous या heterozygous, he performed 2 type of experiments. One is selfing, another is test cross. He crossed tall into tall, तो उसमें 2 टाइप के रिजल्ट्स मिले। If the progeny has both tall and dwarf plants, इसका मतलब है कि ये प्योर हो ही नहीं सकता। ठीक है, it shows that plant is heterozygous tall। ये मिक्सिंग हो रही है, आप देख रहे हो। अगर इसमें सेल्फिंग की, इफ अ प्लांट प्रोड्यूस ओनली टॉल प्लांट्स, इट मीन्स इट इज homozygous for tallness। ठीक है जी, ये अगर आप कर भी लें तो इट मीन्स एंड ही ऑब्जर्व, सेल्फिंग ने उसने क्या देखा? 3 टॉल में कंक्लूजन क्या निकाला? Out of 3 tall plants, 1 is homozygous and 2 are heterozygous tall। टेस्ट क्रॉस में क्रॉसिंग ऑफ F1 टॉल, जिसका हमें जीनोटाइप पता नहीं है, F1 टॉल इनटू होमोजाइगस, जो हमें पता है होमोजाइगस ड्वार्फ।
इसके दो रिजल्ट्स आ सकते हैं. इफ ऑल टॉल, then F1 is homozygous for tallness. If progeny has one tall is to one dwarf, it means parent is heterozygous. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी. तो ये जो है, this is about the process, how we would know that the plant in F1 generation is homozygous tall या heterozygous tall. ठीक है जी, कर दूं रहा. मैम टेस्ट क्रॉस वाला छोड़ देना. अच्छा, टेस्ट क्रॉस ही आगे पता चल रहा है. तो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज द, आप डेफिनेशन लिख लो. व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? Test cross is the cross between, test cross is the cross between the tall plant, या यहाँ पे लिखो टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप, ब्रैकेट में लिख लो अननोन जीनोटाइप, हमें नहीं पता, अननोन जीनोटाइप with the homozygous recessive plant, homozygous recessive parent. This is more appropriate. Test cross is more appropriate to know the genotype of, to know the genotype of dominant phenotype, because the progenies of such a cross, because the progenies of such a cross can be easily analyzed. Progeny of such a cross can be easily analyzed. ठीक है जी. अभी हम टेस्ट क्रॉस का आगे बहुत कुछ करेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन पूछा जाए ना, फॉर राइट डाउन अ क्वेश्चन. क्वेश्चन ये जनरली आ जाता है, हाउ कैन यू नो the genotype of the dominant phenotype? How can you know the genotype of dominant phenotype? Answer is by test cross. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक, एक्सक्यूज हाँ मी जी. मैम हमारे यहाँ जब रिसेसिव फिनोटाइप जो शो करेगा अगर कोई प्लांट, तो उसमें तो हेटेरोजाइगस कभी होगा ही नहीं, वो तो हमेशा ना, वो तो होमोजाइगस कभी होगा ही नहीं. होगा, वो हमेशा होमोजाइगस. हाँ, वो हमेशा ही Yes, होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पुन्नेट स्क्वायर. ये आपने 10th में भी किया होगा. लेट अस से हमने क्रॉस किया कैपिटल T स्मॉल t इनटू कैपिटल T स्मॉल t. जब इनमें मेयोसिस हुई,
गैमीट फॉर्मेशन, तो एक ये गैमीट बना और ये क्योंकि अलग अलग हो जाते हैं, और ये गैमीट बना और ये गैमीट, ठीक है। दिस इज लेट अस से मेल, दिस इज फीमेल। तो जब हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये देखो बेटा, ये ऊपर मेल है, नीचे हमेशा फीमेल। ये एक साइंटिफिक तरीका, ऐसे नहीं कि हम कहीं भी कुछ ले लें, ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर मेल है नीचे फीमेल है। ये मेल गैमीट, another male gamete. Likewise in female also, this is one gamete, another is this gamete. ठीक है। तो अगर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है ये और ये, तो ये बनेगा 10। अगर ये गैमीट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक बाई चांस फिनोमिना है बेटा, इफ दिस फ्यूजेस विद दिस देन इट बिकम्स कैपिटल T स्मॉल t. If this fuses with this, it is capital T small t. If this fuses with this, is it right? So this is Punnett square. अब आप देखते हो होमोजाइगस टॉलनेस की प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, 4 में से दिस इज 1/4। हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी है बेटा 2/4, एंड होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन सेल्फिंग ऑफ हेट्रोजाइगस, अगर हेट्रोजाइगस की सेल्फिंग की जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग होमोजाइगस डोमिनेंट, इट इज 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, 2/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग homozygous recessive, it is 1/4। Yes or no? Is it okay? यस मैम। ठीक है, सबको समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी क्या चांसेस है, जरूरी नहीं कि सभी मिलेंगे बेटा, क्या चांसेस है कि हमें होमोजाइगस टॉल मिलेगा, 25% चांसेस है, हेट्रोजाइगस टॉल मिलेगा 50% चांसेस है, ठीक है, एंड होमोजाइगस ड्वार्फ मिलेगा 25% चांसेस। इज इट राइट? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम हम अगर किसी प्योर लाइन को अगर हम किसी हेट्रोजाइगस से अगर हम मतलब क्रॉस ब्रीड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, उससे फिर नहीं, फिर बेटा जब ये जनरेशन तो ऐसी ही है, लेट अस से वो मिक्स्ड हाइब्रिड्स है, मिक्स्ड हाइब्रिड्स। इसको हमने इससे कर लिया, दिस इज मिक्स्ड हाइब्रिड, इनको कोई हम फर्स्ट फिलियल सेकंड फिलियल नहीं कहते। ओके ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी पता चल गई, पुनेट स्क्वायर आपको पता चल गया। सो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ पुनेट स्क्वायर, it is the graphical representation, it is the graphical representation to calculate the probability, to calculate the probability of all possible genotypes, of all possible genotypes of offsprings of all possible genotypes, ये सब जीनोटाइप्स है ना, of the offsprings in a genetic cross। मैं दोबारा बोलूंगी, it is the graphical representation, it is the graphical representation to calculate the probability of, to calculate the probability of all possible genotypes, all possible genotypes of offsprings in a genetic cross। ये सब प्रोबेबिलिटीज है बेटा, जरूरी नहीं कि यही मिले। मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ, आपने
एक क्रॉस किया, एक हेट्रोजाइगस को दूसरे हेट्रोजाइगस से मिलाया, तो ये नहीं है कि हमें ये तीनों टाइप के प्लांट्स जरूर मिलेंगे इसी रेशियो में, नहीं बेटा, ऐसा नहीं। जैसे मैंने बताया था कि हेड एंड टेल वाली बात है, कॉइन उछालोगे तो ये हमें बहुत सारे जो F1 जनरेशन के बहुत सारे सीड्स जो है, मतलब हजारों सीड्स जो है, हमें वो जर्मिनेट करा के प्लांटलेट्स बनाएंगे, तब जाके हमें ये रेशो मिलेगी। ठीक है, 2-4 पौधों को करने से हमें ये रेशो नहीं मिलती। और यही चीज जो है मेंडल ने की। व्हाई मेंडल वाज सक्सेसफुल? क्योंकि he collected large data of the plants. He experimented on very high number of plants. एक प्लांट से, 2 प्लांट से, 4 प्लांट से, ऐसे नहीं। पुराने साइंटिस्ट जो थे वो 1-2 प्लांट से कंक्लूड करने की सोचते थे, जिससे उन्हें नहीं मिलता था। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है ये तो बेटा बाई चांस फिनोमिना, ठीक है ना, इसलिए हमें बहुत सारे प्लांट्स करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डाटा इकट्ठा करेंगे, तब कहीं जाके ये रेशो मिलती। इज इट ओके? नेक्स्ट आ जाइए बेटा। द F2 ratio is the condensable form of binomial expression A plus B whole square. बाइनोमियल एक्सप्रेशन है A plus B whole square. रिपीट करना मैम। The F2 ratio is mathematically condensable in the form of binomial expression. A plus B whole square कर सकते हो, या फिर जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है AX plus BY whole square। यहाँ पे उसने क्या कहा है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। यहाँ पे पहले हम ये बताते हैं। तो A क्या है? इट इज लेट अस से मेल गैमीट है, एंड B क्या है? इट इज फीमेल गैमीट। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं T plus T होल स्क्वायर। मेल गैमीट या फीमेल गैमीट एक ही बात है, ये उल्टा कर सकते हैं। तो एक गैमीट T है, दूसरा स्मॉल t है, इसका होल स्क्वायर। इसको हम अगर हम एक्सपेंड करें इस तरह से, और फाइनल जो रिजल्ट आता है इट इज टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी प्लस टी होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? टी प्लस 2tt प्लस 1:2:1। और यहाँ पे उन्होंने सिंपली क्या किया हुआ है कि x जो है फीमेल गैमीट, y जो है मेल गैमीट, यहाँ पे उन्होंने क्या हाफ ऑफ t मतलब टी का इस तरह से कर लिया प्लस हाफ ऑफ t होल स्क्वायर। आप इस कंफ्यूजन में ना जाके आप ये कर लो तो ये आपको समझ आता है। हम AX में A क्या है और X क्या है? A is half, B is half। ठीक है, मतलब टी का आधा। तो जब हम इसको करेंगे हाफ ऑफ टी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ टी इंटू हाफ ऑफ टी प्लस हाफ ऑफ टी होल स्क्वायर, तो 1/4 टी। ये जो हमने बताया था प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट उन्होंने कर ली है और कुछ नहीं किया।
प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 1/4 ET is to 1/2 ET is to 1/4 ET। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देख ली है। तो व्हाट इज दिस, हाफ, दिस इज ए, ये ए क्या है, या एक्स कह लो, कुछ भी कह लो, ए अगर मेल गैमीट है मतलब कुछ भी, दिस इज यू नो ए एक्स जो है probability of one type of gamete। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो इसकी भी हाफ प्रोबेबिलिटी है और इसकी भी हाफ प्रोबेबिलिटी। ये उसने एक्सपेंड किया। जनरली इसमें से एज सच कुछ नहीं आता मैथमेटिकली, बट क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है तो ये समझाना मेरी ड्यूटी थी कि भी क्या चीज दी हुई है। अदरवाइज जो मैंने पुनेट स्क्वायर के हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी बताई है वही चीज है। मैम अगर इसमें फिर मेल तो इन्होंने कैपिटल टी ले लिया, फिर फीमेल स्मॉल टी को लिया है। बेटा उल्टा कर लो, वो कोई नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब दोनों कैपिटल टी नहीं ले सकते? दोनों कैपिटल टी नहीं ले सकते बेटा। यहाँ पे एक गैमीट की प्रोबेबिलिटी है ना, एक गैमीट की प्रोबेबिलिटी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी आधी आधी है ना, तो उसी करके लिया। दोनों एक जैसे नहीं बेटा, हेट्रोजाइगस है ना बच्चे। हमने किसको क्रॉस किया है, F1 जनरेशन में तो क्रॉस किया इसको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही है। ठीक है जी, करें आगे। यस मैम। तो नेक्स्ट आ जाइए बेटा, conclusions drawn by Mendel from monohybrid cross। From monohybrid cross he proposed two general rules of inheritance। उसने लॉज नहीं बनाए थे, उसने रूल्स दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नाउ दीज रूल्स आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ दीज रूल्स आर कॉल्ड एज, मेंडल ने कोई लॉज नहीं दिए थे क्योंकि मेंडल तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं था बेटा, है ना, क्योंकि सेकंड प्लांट हिरेशियम पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए, सेम उसको लॉज नहीं मिले, सेम रिजल्ट्स नहीं मिले, तो ही कुडंट गिव लॉ। लॉ होता है कि बस इसके बाद कोई चेंज नहीं, ठीक है, ये फाइनल है, ठीक है, तो वो लॉज नहीं बना पाया, उसने तो रूल्स दिए। रूल्स उसने कहा कि मेरे हिसाब से ये रूल है। उसके बाद कार्ल कॉरेंस या ह्यूगो डी वराइज या टेशरमार्क, उन्होंने जो है इसको रूल्स दिए।
इनफैक्ट कॉरेंस ने इनको प्रिंसिपल्स की फॉर्म। नाउ दीज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट है, these principles are law of dominance और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो पहले आ जाइए बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस या जो मेंडल ने कहा रूल ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट है ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय। लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखो अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल। मेंडल ने क्या कहा? ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय two discrete factors. Two discrete factors है ना, जैसे हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू डिस्क्रीट फैक्टर्स। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि अब से कैसे पता चला कि एक प्लांट में दोनों फैक्टर्स भी हो सकते हैं? तो जब उसने देखा कि एक टॉल प्लांट है बेटा, उसको उसने सेल्फिंग की तो उसको टॉल एंड ड्वार्फ दोनों मिले कुछ प्लांट्स में। तो उसको वहां से पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें ड्वार्फनेस वाला भी तो फैक्टर है। तो इसका मतलब एक प्लांट में दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, टॉल भी और ड्वार्फ भी। ठीक है, तो सेकंड आ जाइए। सेकंड उसने कहा फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर occur in pairs in an organism. एक ऑर्गेनिज्म में जो ये फैक्टर्स है वो पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अगर टॉल से सिर्फ टॉल 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 बनता तो वहां नहीं हम कह सकते थे कि फैक्टर्स में, वहां हम कहते शायद एक कैपिटल टी ही पड़ा हुआ, ड्वार्फ सिर्फ ड्वार्फ 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 बना रहा है। बट नहीं, ड्वार्फ तो सिर्फ ड्वार्फ बनाता है, बट जो टॉल है वो टॉल भी बनाता है, ड्वार्फ भी बनाता है। इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर occur in pairs in an organism. If the two factors of a pair in an organism are dissimilar, सेम नहीं है, are dissimilar, then only one factor expresses itself. And is called as dominant factor. Whereas the other factor which cannot express itself
in presence of dominant factor is called as, क्या बोलते हैं उसको, called as recessive factor. और यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिखेंगे. वैसे तो मेंडल ने ये 3 पॉइंट्स बताए, बट मतलब बताए तो मेंडल नहीं, बट इसमें हम the recessive factor can express when presenting homozygous recessive form. This is called as law of dominance. जल्दी से कर लो नोट. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम क्या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी कैरेक्टर में सिर्फ दो डिस्क्रीट फैक्टर्स होंगे? बेटा फैक्टर्स तो दो ही, एक ऑर्गेनिज्म में दो ही डिस्क्रीट फैक्टर्स हो सकते हैं. मैं अभी आपको मल्टीपल एलील्स, अभी धीरे धीरे सब कुछ आएगा, एंड आई होप आपके सब आंसर्स मिल जाएंगे. हाँ बट मैंने देखा है कि जो ब्लड ग्रुप है, जो आई जीन प्रेजेंट होता है हमारे एक ऑर्गेनिज्म में, अभी हम करेंगे, आज हमने करना है, एक ऑर्गेनिज्म में उसके दो ही फैक्टर्स होंगे. मैं आई एम जस्ट कमिंग टू दैट ओनली. ओके, अभी आते हैं हम इसमें. ठीक है, यहाँ तक लिख लिया बेटा. और नेक्स्ट Yes. पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए. मतलब प्लीज वेट. हाँ कर लो कर लो कर लो. मैम ये जीन्स दोनों सोमैटिक सेल और जर्म सेल दोनों में होते हैं? दोनों में बेटा. पूरी जीनोम होता है जर्म सेल में भी, गैमीट में भी, सारी. लॉ ऑफ डोमिनेंस explains the all dominant offspring in F1 generation and 3:1 ratio of F2 generation. Is it okay? Okay. कर लूं बेटा, ये वाला रब कर दूं? यस मैम. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बेटा अब उसमें देखो, जरा ध्यान से देखो कि F1 में थे ऑल टॉप. इनकी जब सेल्फिंग की तो बिना 3 टॉल 1 ड्वार्फ. ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द recessive factors come together, and this recessive factors will come together अगर इनके दो फैक्टर्स गैमीट बनाते टाइम. बेटा मेंडल को मेयोसिस, गैमीट्स कुछ नहीं पता था. मेंडल डिडंट नो अबाउट एनी मेयोसिस. उस टाइम मेयोसिस वगैरह कुछ नहीं पता थी. ठीक है, तो इसलिए उसने कहा
कि यहाँ पे ड्वार्फ कैसे आ गया, टॉल टॉल को क्रॉस किया ड्वार्फ आ गया। अगर टॉल में ड्वार्फ वाला फैक्टर है भी तो कब ये दोनों ड्वार्फ वाले यहाँ आ सकते हैं? ये तभी आ सकते हैं कि जब एक ड्वार्फ वाला मेल से आए, दूसरे ड्वार्फ वाला फीमेल से आए। और ये कब होगा? जब गैमीट्स बनाते टाइम टू फैक्टर्स अलग अलग हो जाए, क्योंकि उसे ये पता था कि फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है बाय फॉर्मेशन ऑफ, बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बनता है, दिस ही न्यू, ठीक है। बट मियोसिस नहीं पता थी उसे क्या, किसी को भी नहीं, उस टाइम मियोसिस का कुछ पता ही नहीं था। जो कहते थे या जो साइंस में था वो था गैमीट्स बने, गैमीट्स फ्यूज बने और जाइगोट बन गया, इतना ही पता था, ज्यादा नहीं पता था, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जब गैमीट बने तो जो मैं उसने पहले कहा कि हर कैरेक्टर के दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब दो फैक्टर्स जो पहली जनरेशन में, ऐसा फैक्टर जो पहली जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा था दूसरी जनरेशन में हो गया। दूसरी जनरेशन में कैसे हुआ? जब वैसे वैसे दो फैक्टर्स, मतलब होमोजाइगस फॉर्म में रिसेसिव आया। होमोजाइगस फॉर्म में कब आ सकता था रिसेसिव? जब मेल और फीमेल गैमीट में स्मॉल टी हो। इसका क्या मतलब है? उसे ये पता चल गया था कि ये कंडीशन इसमें है। बट आगे ये कंडीशन कब आ सकती थी? स्मॉल टी वाली, ये वाली कंडीशन कब आ सकती, ये वाली नहीं, ये वाली कंडीशन कब आ सकती थी? जब ये दो फैक्टर्स गैमीट्स में अलग अलग हो जाए, सो दैट द गैमीट कैरीज ओनली वन फैक्टर ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। यही चीज हम लिखेंगे, लिख लो। Mendel observed that in F2 ratio, there is formation of homozygous recessive plant also, या offspring, homozygous recessive offspring also, along with dominant phenotype. Second point लिखिए, he observed that there is no blending, जैसे रेड एंड व्हाइट मिलाएं पिंक बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, but both traits of a character are recovered as such, मतलब tall and dwarf are recovered as such in F2 generation, although one is absent in F1, ब्रैकेट में लिख लो dwarf, one is absent in F1. This is possible only if the two factors of a character, this is possible only if two factors of a character segregate from each other, during gamete formation. Segregated the separation, so that each gamete is pure
each gamete is pure for a factor. It is also called as, so that each gamete is pure. मतलब गैमीट जो बनेगा उसमें या तो ये है या ये है. Each gamete is pure for a factor. This is also called as law of purity of gametes. This is also called as law of purity of gametes. Next point है the homozygous parent. Homozygous parent will produce all similar gametes. All homozygous parent will produce homozygous parent will produce all similar gametes, whereas heterozygous parent will produce two type of gametes. Yeah, heterozygous parent will produce different gametes. Will produce different gametes. मैम ओके, हाँ जी बेटा. मैम इसका क्या मीनिंग है? both traits of a character are recovered as such in F2 generation, but although one is absent in F1. इसका मतलब है कि both the characters appear, both the traits of a character. मतलब 3:1, tall and dwarf, both the traits. Tall भी dwarf है in F1 generation, दोनों traits आ गए phenotypically, but this is absent in F1. F1 में क्या था? All tall, although one is absent in F1 generation. ठीक है, ड्वार्फ जो है वो एब्सेंट थे F1 में, F2 में दोनों आ गए. हो गया बच्चों? डन मैम. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा exceptions to the law of dominance. Exceptions to the law of dominance. Law of dominance is not the law of dominance is not considered as the universal law of genetics. Universal law of genetics या inheritance, because it has several exceptions. मैम रिपीट कर दो. Law of dominance is not the law of dominance is not the universal law of inheritance. Is not the universal law of inheritance because it has several exceptions. हम इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते बेटा, बहुत सारी एक्सेप्शंस है, तो वो हम एक्सेप्शंस देखते हैं कौन कौन सी है. तो हम अब बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस टू, हमने क्या कहा, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ dominance.
सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटे यहाँ पे प्लांट का नाम है स्नैपड्रैगन एंटीराइनम। एक ये प्लांट होता है एंड एक और होता है मिराबिलिस चिलप्पा। इसको कॉमनली कहते हैं बेटा 4 o'clock प्लांट। दोनों में देखने को मिलती है और भी कई चीजों में मिलती है, मैं बताऊंगी और एग्जांपल, बट आपके ये लिख लेना, साइड में लिख लेना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्योंकि बेटा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गिव एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आपने इसको लेके ही एक्सप्लेन करना है। ऑल्दो गलत नहीं है, बट आपको पता है स्कूलों में एनसीईआरटी का ऐसा बुखार होता है कि तुम इधर उधर का लिख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेड फ्लावर्स, प्योर रेड फ्लावर्स, homozygous red flowers when crossed with homozygous recessive white flowers, it produces pink flowers in F1 generation। जब F1 की सेल्फिंग हुई, मतलब दिस RR is crossed with this RR, तो हमें मिले RR 2 RR 1 RR। This is red, this is pink, this is white। बेटा यहाँ से पहले ये समझना है, यहाँ से जब पिंक फ्लावर्स आए, रेड एंड व्हाइट को हम वैसे भी मिक्स करें तो पिंक बन जाता है। तो ऐसे लगा कि यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई है, यहाँ पे पिंक फ्लावर्स, पिंक कलर प्रोड्यूस हो गया, रेड एंड व्हाइट पिगमेंट के मिलने से पिंक फ्लावर्स बन गए। ठीक है, ब्लेंडिंग हो गई है, क्योंकि उस टाइम जीन्स एलील्स कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ लगा कि ब्लेंडिंग हो गई है कलर्स की, पिंक फ्लावर्स मिल गए। जब दो पिंक फ्लावर्स को क्रॉस किया, when two pink flowers are crossed, तो जब ब्लेंडिंग होती है, जब हम पिंक को या पिंक को आगे डिवाइड करेंगे तो पिंक ही मिलेगा, उसमें से रेड एंड व्हाइट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पे उसने क्या देखा कि जब दो पिंक फ्लावर्स को क्रॉस किया तो रेड फ्लावर्स भी मिले, पिंक भी मिले, व्हाइट भी मिले। दिस शोज दैट देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। The pink flowers are formed because the gene for red color, the dominant gene, does not completely suppress this small r। तो रेड कलर भी बन रहा था और थोड़ा सा व्हाइट कलर भी बन रहा था, जिससे जब वो दोनों मिक्स हुए, एलील्स नहीं मिक्स हुई, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो आगे जाके मिक्स हुए। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। हरमन, do you want to ask something? No, ma'am. चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि Yes, ma'am. पिंक फ्लावर्स पहले तो ऐसे लगा ब्लेंडिंग हो गई, बट आगे चल के हमें रेड, पिंक और व्हाइट सब दोबारा से मिल गए। दिस शोज दैट नो ब्लेंडिंग occurs, it is the pink flowers are formed only because this red, the dominant factor, cannot completely suppress the effect of recessive factor. That's why we get pink. When two pink flowers are crossed, then due to segregation, their factors get separated, and when they fuse, they form red, pink and white. This is incomplete dominance. Pink color क्यों बना? Pink color heterozygous forms में बना because the dominant gene, the dominant allele या dominant factor cannot fully suppresses the recessive factor.
इज इट ओके? पहले ये बनाओ फिर मैं लिखवाती हूँ। बना लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ लिख लो, इट इज अ फिनोमिना, incomplete dominance. Incomplete dominance is the phenomena where the F1 individuals are the intermediates of both the parents. F1 individuals are intermediates of both the parents. It cannot be regarded as, next point लिख लेना, it cannot be regarded as blending inheritance. It cannot be regarded as blending inheritance because both the parental characters reappear in F2 generation. F2 generation. Next point है, the heterozygotes are different from the homozygous dominant. Heterozygotes are different from homozygous dominant because in heterozygotes the dominant factor could not completely suppress the effect of recessive factor. Completely suppress the effect of recessive factor. बेटे यहाँ पे अक्षय ने मेरे से पूछा है कि यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई, यहाँ नहीं। बेटा ब्लेंडिंग हम तब कहते हैं, अक्षय ध्यान से सुन मेरी बात बेटा, ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि अगर एक बार पिंक बन गया उसके बाद रेड और व्हाइट कभी भी नहीं आएगा, तब हम कहते हैं कि ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हो गई है। ठीक है, मिक्स हाइब्रिड बन गए ये। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिक्स जो है पिंक फ्लावर्स बने, बट वो ब्लेंडिंग नहीं थी, वो सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण थे। रेड कलर जो है कंप्लीटली डोमिनेट कर ही नहीं पाया, जिसके कारण थोड़ा सा व्हाइट कलर भी एक्सप्रेस कर गया, दैट्स व्हाई इट इज पिंक फ्लावर। ठीक है, बट अगर ब्लेंडिंग हो जाती तो यहाँ पे रेड और व्हाइट कभी भी नहीं आते, बट दे अगेन रीअपियर इन द F2 जनरेशन, सो दिस इज नॉट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इज इट ओके अक्षय? यस मैम। ओके जी, तो ये मैंने बताया एंटीराइनम एंड मिराबिलिस। अनदर एग्जांपल के कर लो बेटा, एंडुलेशियन फाउल्स, ANDAUDALU। मिराबिलिस में भी यही फ्लावर्स होते हैं? हाँ जी बेटा। एंडालूशियन फाउल्स, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमें कौन से फाउल्स है बेटा?
यहाँ पे लिख लो, डोमिनेंट आर ब्लैक फाउल्स एंड व्हाइट फाउल्स. ब्लैक आर डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव. जब इनको क्रॉस किया, दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट, दिस इज ऑल ब्लू. और फिर जब F2 में सेल्फिंग, तो रेशियो आ गया 1:2:1. दिस इज ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट. ठीक है बेटा, हो गया. सो यहाँ पे जो ब्लू कलर के फाउल्स बने, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मैम जो एक लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो लॉ नहीं बना अभी उसको अभी एक करेंगे बेटा, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे, वो डायाहाइब्रिड से आएगा. ठीक है, अभी हम मोनोहाइब्रिड की ही बातें कर रहे हैं. इज इट ओके? ये पता चल गया बेटा? ओके मैम. एवरीबडी क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. कि डोमिनेंस है क्या, है ना, कैसे, क्या है क्या नहीं है. एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. पहले ध्यान से समझना है, फिर लिखना है. बेटा नेचर में लेट अस से हम कोई सी एक की बात कर लेते हैं. टॉलनेस, ड्वर्फ, मतलब हम हाइट की बात कर रहे हैं. जो पहले वाइल्ड थी, जो सबसे पहले जीन आई, वो थी कैपिटल थी. सिर्फ एक ही थी, है ना, मतलब सभी टॉल थे, सभी ऑर्गेनिजम्स ये थे. ये किसी भी तरह से, ये प्लांट्स में लेट अस से जिब्रेलिन्स बनाते थे, which increases height of plant. Is it okay? Wild क्या है? Wild मतलब जो सबसे पहले जीन आई, है ना, wild gene for height is. ठीक है, उसके बाद क्या हुई बेटा, इसमें स्लाइट चेंजेस हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आगे चल के हम करेंगे धीरे धीरे से, म्यूटेशन. बहुत आजकल बहुत ज्यादा चल रही है ना, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रही है ना. हम ये कहते हैं कि जो कोविड-19 है, इट इज ए म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ सार्स वायरस. इसके जीनोम में थोड़ा सा चेंज आया, इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये बन गया कोविड-19. ठीक है, ऐसा ही कुछ. म्यूटेशंस आर स्लाइट चेंजेस इन द जीन्स, स्लाइट चेंजेस या म्यूटेशंस इन कैपिटल T. resulted in new allele या new form of gene T, that is T. ठीक है, अब जो म्यूटेटेड एलील्स है, म्यूटेटेड फॉर्म्स और एलील्स, म्यूटेटेड फॉर्म्स या म्यूटेटेड एलील्स कैसे ये काम करेंगी. फर्स्ट है, दे मे फॉर्म
less efficient enzyme? जो एंजाइम बनाएंगी या प्रोटीन, जो भी प्रोटीन काम कर रहा है वो प्रॉपर बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है क्योंकि उसमें चेंज आ गया, या फिर they may form non-functional enzyme या प्रोटीन बना तो सही बट वो फंक्शनल नहीं है, या they may not form any enzyme or protein. Is it okay? So जो वाइल्ड जीन्स है वो डोमिनेंट है, therefore mutated alleles are generally हम बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, ब्रैकेट में लिख लेना not always, mutated alleles are generally recessive. Excuse me, ma'am. बस एक चीज मैं समझा दूं फिर आप पूछना मेरे से. In incomplete dominant recessive relationship, जहां पे कंप्लीट डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है, जैसे हम कहते हैं ये वाला रिलेशनशिप, P the mutated gene या mutated allele do not form enzyme or form non-functional enzyme. In incomplete dominance, the recessive gene produces less efficient but different enzyme. डिफरेंट भी नहीं कह सकते बट हम कह सकते हैं लेस एफिशिएंट एंजाइम. इज इट ओके? ये कुछ भी हो सकता है, वैसे तो हम ये इन जनरल कह रहे हैं. इज इट ओके? ठीक है प्रथम, आपने कुछ पूछना था. मैम हम देखते हैं जैसे कि यूजुअली डेली लाइफ में और कई रीजन जैसे या कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई जीन रिसेसिव होता है और कहीं दूसरे एरिया में सेम जीन जो है वो डोमिनेंट हो जाता है. ऐसा भी होता है ऐसे बेटा, अभी कई एरियाज में अभी आगे करेंगे, अभी हम आगे करते हैं, यही चीजें एक्सप्लेन Yes. करेंगे. तभी हमने Okay. कहा कि जो डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सल नहीं है बेटा, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती है. Okay. ठीक है जी. तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ तक लिख लिया आपने. इसका मतलब फिर मीडियम हाइट प्लांट्स भी बन सकते मीडियम हैं. हाइट प्लांट्स हो सकते हैं. वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे. एक मिनट, थोड़ा सा हम ठीक एक चीज और एक्सप्लेन. एक मिनट बेटा, एक थोड़ा सा, ये एक मिनट, ये मत करो. यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिनट.
यहाँ पे जो टी जीन है, थोड़ा सा जो टी जीन है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इट प्रोड्यूसेस द लेस एफिशिएंट एंजाइम, बन रहा है वही लेस एफिशिएंट, मतलब वो भी जिब्रेलिन्स बना रहा है, दैट इज फॉर्मिंग जिब्रेलिन्स बट एट ए स्लो रेट। ये तो बना ही रहा है, ये भी बना रहा है, बट बहुत धीरे 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 धीरे, ठीक है। जबकि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये ठीक कर लो बेटा, टी जीन या कोई सी रिसेसिव करें हम, रिसेसिव एलील does not produce enzyme or produce non-functional enzyme. इनकम्प्लीट में नॉन फंक्शनल क्यों? हम एक मिनट, हम यहाँ पे देखें जरा, पहले वाला ठीक था, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में मतलब थोड़ा सा शो करेगा, फिर थोड़ी सी फंक्शनल नहीं होनी चाहिए? कैन नॉट एक्सप्रेस, उल्टा हो जाएगा ना। पहले वाला ही ठीक है बेटा, आई एम सॉरी। यस मैम, पहले वाला ठीक पहले है। वाला ठीक है, पहले वाला ठीक है। ये कंप्लीट डोमिनेंस है और ये इनकम्प्लीट है। तभी हम कह रहे हैं कि कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर रहा। अभी मैडम भी खज्जल हो गई थी। हेरिडिटी गंदी होती है, जब सोचने लगो ना बड़ा खज्जल करती है। ठीक है जी, समझ आई? ठीक है जी, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस recessive gene produce less efficient enzyme and complete dominance में recessive allele does not produce enzyme or produce non-functional enzyme. Is it okay? करें आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कोडोमिनेंस पे। एक और एक्सेप्शन आ गई है, कोडोमिनेंस। हमने यहाँ पे क्या कहा था? म्यूटेटेड एलील्स आर जनरली रिसेसिव, ठीक है, बट अब हम बात आ रही है कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ डू alleles of a gene arise? How do alleles of a gene arise? आंसर बताओ जल्दी से। एक जीन की एलील्स कैसे बनी? अभी तो बताया बेटा, म्यूटेशन थ्रू म्यूटेशन। बाय म्यूटेशंस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कोडोमिनेंस। पहले हम एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप decided by antigens present on RBCs, controlled by antigens। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल्ड बाय जीन I present on, रेड पेन से लिख लेना कौन सी जीन है प्रेजेंट ऑन 9th क्रोमोसोम।
ठीक है, अगर एंटीजन या कॉर्पसल फैक्टर या फिर हम इसको कहते हैं ए ग्लूटिनिन, एंटीजन या कॉर्पसल फैक्टर या ए ग्लूटिनिन, वो अगर ए है, ये आरबीसी पे प्रेजेंट होगा, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी और प्लाज्मा फैक्टर इसको ठीक करना, ए ग्लूटिनोजन। मैम 9th क्रोमोसोम मतलब देखिए जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है हमारे में, ये ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये 9th पेयर पे प्रेजेंट है। ठीक है, कंट्रोल 9th मैम मतलब पेयर्स ऐसे लाइन वाइज पड़े होते हैं। हाँ, लाइन वाइज पड़े नहीं होते बेटा, बट हमने नंबर दिया हुआ है क्रोमोसोम्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, कैरियोटाइप बनाया हुआ है, आई विल टेल यू कैरियोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो ए ग्लूटिनोजन है ए, प्लाज्मा फैक्टर को बोलते हैं ए ग्लूटिनिन। ये हो मैम क्रोमोसोम इंटायरली डीएनए से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने हैं। ठीक है, तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, स्मॉल बी, या फिर हम इसको कहते हैं एंटी-बी, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, दैट इज ए। ये एंटीजन पे डिपेंड करता है। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होगी ए या एंटी ए, और ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर दोनों एंटीजन्स है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज दोनों होंगी, ब्लड होगा 0 या O। इज इट ओके? ये लिख लिया, रब कर दूं मैं इसको? नो मैम। Ma'am, please wait. करो करो करो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम इसमें 3 जीन्स होते हैं ना मैम, ए बी और ओ, ये देखना अभी मैं वहीं पे आ रही हूँ, अभी वहीं पे, जिसमें ओ रिसेसिव और ए बी को डोमिनेंट है। अभी हम उसी पे आ रहे हैं। कर दूं बेटा, रब कर दूं? यस Yes, मैम। ma'am. चल, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए। ब्लड ग्रुप्स जो है, these are controlled by P alleles, that is IA, IB and small I in a population. But an organism can have maximum of any two alleles.
दोबारा से मैं बता रही हूँ, अभी प्रथम ने कुछ पूछा था। एक पॉपुलेशन में 3 एलील्स है, बट एक ऑर्गेनिज्म तो डिप्लॉयड ही है ना, उसका 9th क्रोमोसोम यही तो है, यस मैम। उसमें मैक्सिमम 2 ही तो हो सकती है। दो ही तो कोई एलील्स हो सकती है, 2 से ज्यादा, तीनों तो एक ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकती। तीनों एलील्स पॉपुलेशन में है, एक ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम 2 एलील्स होगी। इज इट ओके? यस मैम। अब हम आ जाते हैं बेटा, एलील्स करेंगे बट बायोकेमिकल नेचर ऑफ ब्लड ग्रुप कैसे। ये जो IA है, IA एलील प्रोड्यूसेस एंजाइम, जो नहीं जरूरी होगा वो मैं बताऊंगी नहीं बेटा, क्योंकि कितना याद करोगे। कोई भी एंजाइम है, एंजाइम एक्स लेटर से, एंजाइम ए या एंजाइम एक्स, which synthesizes sugar alpha N acetyl galactosamine। ये शुगर है, डिराइव्ड शुगर है, गैलेक्टोज की मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, ये शुगर बनाई, which combines with lipid part to form glycolipid, surface of RBC has H antigen। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड फॉर्म जो ऊपर बना, ग्लाइकोलिपिड फॉर्म joins with शुगर मोइटी, जो H एंटीजन का शुगर पार्ट था। एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट बेटा, पहले मुझे एक्सप्लेन करने तो फिर पूछना। मैम मेरी 5 o'clock क्लास है अभी, बस मैं मतलब खत्म कर रही हूँ बस। ग्लाइकोलिपिड फॉर्म joins with sugar moiety of H antigen, thus forming क्या बनाया है, A antigen on RBC। एक चीज और बताऊंगी और फिर हम छोड़ेंगे। IB allele form enzyme Y which synthesizes sugar। कौन से शुगर बनाई, गैलेक्टोज। ये भी फिर लिपिड से कंबाइन किया टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड B। इट कंबाइंस विद
sugar moiety of H antigen to form blood group या antigen on RBC। ये समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. तीसरा आ जाता है स्मॉल आई does not form any enzyme, no sugar, no blood group antigen। और लास्ट आ रहा है if both IA and IB present, both sugars are formed। Which form both antigens, that is A and B। Is it okay, everybody? Yes, ma'am. Please wait. Yes, कर लो ma'am. कर लो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या है क्या नहीं? Yes. और यहाँ पे ये भी पता चल गया कि दिस शोज दैट IA एंड IB दोनों किसी को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बोथ आर कोडोमिनेंट। Yes, ma'am. ठीक है, इसके आगे का भी मैं ऑफ नहीं कर रही हूँ। प्रथम आपने जाना है, आप जाओ, और बाकियों को इसमें से कोई डाउट है तो वो यहाँ तक जो डाउट है वो पूछो, बाकी हम ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। मतलब एंटीजन का नाम है एच। बेटा एक एंटीजन H भी है, ठीक है। उसके साथ एंटीजन्स तो बहुत सारे होते हैं बेटा, एक ही एंटीजन है तो बहुत सारे, और जब उसके साथ ये ग्लाइकोलिपिड कंबाइन करता है तो फिर बनता है ब्लड ग्रुप एंटीजन। इज इट ओके? मतलब पहले एंजाइम बना, एंजाइम ने शुगर बनाया, शुगर से ग्लाइकोलिपिड, फिर ग्लाइकोलिपिड प्लस एच एंटीजन ने आगे एंटीजन बना, बिल्कुल। इसके में H एंटीजन से कंबाइन हुआ तो ब्लड ग्रुप एंटीजन बना। और अगर दोनों होंगे आई एंड आई बी, फिर दोनों शुगर्स कंबाइन करेंगे। दोनों शुगर्स नहीं कंबाइन करेंगे, वो अपने अपने एंटीजन्स बनाएंगे ऑन RBC। ओके मैम। ओके मैम। मैम IA से A IA से A बनेगा, B से B बनेगा, IA और IB जब दोनों हो तो AB बनेगा, और जब कोई ना हो तो कोई भी नहीं बनेगा, 0 बनेगा, O बनेगा। मैम रीसेस वाला अलग है ना वो अलग है, रिसस फैक्टर अलग है। ओके स्टूडेंट्स? मैम Okay. लाइक ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता तो उसके मैम कोई ड्रॉबैक्स होते हैं? नहीं, कोई ड्रॉबैक्स नहीं, क्योंकि बेटा इन एंटीजन्स का कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ डिस्टिंक्शन है ब्लड की, अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी रोल इन अवर मेटाबॉलिज्म। यस मैम। मैम सबसे कॉमन कौन सा होता है ब्लड? सबसे ऐसा भी मैं कुछ नहीं पता, बट कुछ लोग जो है, ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि पंजाब में भी ब्लड ग्रुप कॉमन है, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सभी की एक जैसी ही जो है वो काम धाम है। मैम सो मैम ये ब्लड ग्रुप्स जो हैं इनकी वो ये कि कौन सा डोमिनेंट है एक रीजन में वेरी करता है ना, हाँ, कि ये लाइक भी किसी कंट्री में कोई ब्लड ग्रुप बिल्कुल डोमिनेंट है? बिल्कुल, ऐसे वैसे ऐसा जनरल है तो नहीं है, बट फिर भी वेरी करेगा क्या क्या मतलब? कि भी किसी रीजन में ए ब्लड ग्रुप ज्यादा कॉमन है, किसी में AB ज्यादा कॉमन है। मेरा मतलब ये है कि वैसे ऐसा कोई बहुत पर्टिकुलर तो नहीं है, बट डाटा शो कर देता है, और कोई इसका रीजन भी नहीं है कि यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा क्यों है, वी डोंट नो। ठीक है जी? यस मैम।